26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो संविधान लागू होने के साथ ही इस देश के नागरिकों को संविधान ने बहुत सारे अधिकार प्रदान किए जिन्हें हम सब मौलिक अधिकारों के नाम से जानते हैं। बहुत सारे मौलिक अधिकार जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ उसके लागू होने के साथ ही हमें प्राप्त हो गए, लेकिन समय के साथ ये अनुभव किया गया कि कुछ ऐसे पक्ष हैं जो मौलिक अधिकारों का हिस्सा होना चाहिए लेकिन वो मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं थे। धीरे धीरे वे भी हमारे मौलिक अधिकारों में सम्मिलित होते चले गए। शिक्षा एक ऐसा ही विषय है। हम सब जानते हैं कि 86वें संविधान संशोधन के उपरांत और 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित होने के बाद शिक्षा एक अधिकार के रूप में इस देश के नागरिकों को प्राप्त हुई। शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार कैसे बनी, एक मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा की क्या आवश्यकता है, और अब जब शिक्षा एक मौलिक अधिकार है तब शिक्षा से जुड़े हम सभी लोग, चाहे वो शिक्षक हैं, प्रधानाचार्य हैं, समुदाय के सदस्य हैं, समुदाय के लोग हैं, गांव के लोग हैं या अधिकारीगण हैं जो शिक्षा का प्रबंधन देखते हैं, उन सब की क्या भूमिका है, इस सब पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ हैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव। आपका स्वागत है आशीष श्रीवास्तव जी। डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव विश्व भारती शांति निकेतन के शिक्षा संकाय में सह आचार्य हैं और आज वे हमारे साथ चर्चा करेंगे शिक्षा एक मौलिक अधिकार के रूप में। आशीष जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि शिक्षा एक मौलिक अधिकार हम सब जानते हैं कि 86वें संविधान संशोधन के बाद बनी, लेकिन इसने इतनी लंबी यात्रा मौलिक अधिकार बनने तक जो पूरी की, उसके महत्वपूर्ण पड़ाव क्या थे, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। धन्यवाद गौरव जी। मैं आपकी जो प्रस्तावना थी उससे ही अपनी चर्चा शुरू करना चाहता हूँ। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान हमको बहुत सारे अधिकार देता है, लेकिन 26 जनवरी 1950 के पहले का थोड़ा सा ऐतिहासिक पीरियड मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ। और ये जो यात्रा है हमारी शिक्षा के अधिकार की, जो यात्रा है वो यात्रा 1882 के आसपास से शुरू होती है जी। 1882 में ब्रिटेन में कंपलसरी एजुकेशन, अनिवार्य शिक्षा का एक बिल पारित हुआ। और वहाँ जब ये बिल पारित हुआ तो भारत के जो पॉलिसी मेकर्स और भारत के जो योजनाकार थे उन्होंने भारत के लिए इस नीति की मांग की। फिर 1906 में बड़ौदा के महाराजा जी ने एक कंपलसरी एजुकेशन फॉर हिज स्टेट, अपने स्टेट के लिए कंपलसरी एजुकेशन की व्यवस्था की। और इस तरह से करते करते हमारा ये यात्रा आगे बढ़ी जी। 26 जनवरी 1950 के पहले जो संविधान सभा थी उसमें आपको याद होगा कि धारा 23 रखा गया था जिसमें शिक्षा एक मौलिक अधिकार ही थी जी। शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में ही हमारे संविधान निर्माताओं ने रखा था जी। और मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा के उस मौलिक अधिकार को संविधान से उस समय हटाना हमारी एक बड़ी भूल थी जी। संविधान सभा की एक बैठक में रत्नास्वामी, A.K. अय्यर और G.B. पंत जी, ये 3 लोग थे जिन लोगों ने शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में देने का विरोध किया। और ये तय किया गया कि इस अधिकार को, शिक्षा के इस अधिकार को न्यायिक जो हमारे जस्टिसिएबल राइट्स हैं, न्यायिक जो अधिकार हैं, उनसे हटाकर गैर न्यायिक अधिकार में डाल दिया जाए। और 1950 आने के पहले ये जो गैर न्यायिक अधिकार थे उसको अब हम लोग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो रत्नास्वामी, अय्यर और पंत के द्वारा जो ये कहा गया, इसमें कहा गया कि एजुकेशन एक राइट है और स्टेट को ये अधिकार देना ही पड़ेगा, ये अनिवार्यता है, स्टेट के लिए देना होगा। तो उसमें रत्नास्वामी जी ने कहा था कि अगर राज्य के पास संसाधन ना हो तो क्या होगा। A.K. अय्यर ने उस समय एक स्टेटमेंट दिया कि आई वांट डिलीशन ऑफ दिस क्लॉज। उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि इस धारा को, इस क्लॉज को, धारा 23 को डिलीट कर दिया जाए जी। और फिर पंत जी ने कहा, इन दोनों का आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद पंत जी ने इसको गैर न्यायिक, जो कि अब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जानाता है, उसमें भेज दिया। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बड़ी भूल थी हमारी जी। इसके बाद हम सबको पता है कि अनुच्छेद 45 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि संविधान का खंड 4 है जी, जी। उसमें अनुच्छेद 45 रखा गया। और दुर्भाग्यवश ये जो खंड है संविधान का, इस खंड को आप, इसमें जस्टिसिएबल राइट्स नहीं हैं। और शायद यही कारण था कि आज़ादी के बाद से लगभग 4 दशकों तक इस महत्वपूर्ण अनुच्छेद की
उपेक्षा सभी राज्यों ने की। आशीष जी, मुझे लगता है कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि बहुत सारे राज्यों ने धारा 45 की उपेक्षा की, तो शायद इसका कारण ये था कि धारा 45, संविधान की धारा 45, चूंकि उसको वो न्यायिक तौर पर उतनी मजबूत नहीं थी, न्याय के मंदिर में उसको चुनौती नहीं दी जा सकती थी, इसलिए राज्यों को लगा कि इस पर बहुत ज़्यादा अभी बल देने की ज़रूरत नहीं है और जो मौलिक अधिकार संविधान ने निर्धारित किए हैं पहले उन पर काम कर लिया जाए। इसके और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मैं चाहता हूँ उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें ताकि ये पता लगे कि ये शिक्षा एक मौलिक अधिकार बनते बनते इतनी देर क्यों हो बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि आपने कहा, अनुच्छेद 45 जो कि नीति निर्देशक सिद्धांतों में खंड 4 में इसको रखा गया, लेकिन इसके बावजूद अगर आप अनुच्छेद 45 को देखें जी, तो पूरे संविधान में सिर्फ अनुच्छेद 45 ही एक ऐसा अनुच्छेद है जिसको हमारे संविधान निर्माताओं ने एक सेंस ऑफ अर्जेंसी दी थी और ये कहा था कि ये जो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14, 14 साल जन्म से लेकर के 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था 26 जनवरी 1950 को लागू होने के बाद 10 वर्षों के भीतर पूरी कर ली जाएगी। और 10 वर्षों का जो ये काल दिया गया, ये सेंस ऑफ अर्जेंसी जो दी गई, ये मुझे लगता है कि संविधान में सिर्फ एक ऐसा अनुच्छेद 45 ही है जिसको ये मिला। एक और मजे की बात जो मैं देखता हूँ ये कि अनुच्छेद 45 में ये सेंस ऑफ अर्जेंसी है एक तरफ, दूसरी तरफ 26 जनवरी 1950 के बाद आपके पास 1968 और 1986 की शिक्षा नीति आती है और मैं मतलब हतप्रभ हूँ कि इन शिक्षा नीतियों ने अनुच्छेद 45 की मंशा का जिक्र अपनी नीति में कहीं पर भी नहीं किया। जी। जो मुझे दूसरी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात लगती है। जी। 1990 में एक ज्योमेटियन में एक विश्व सम्मेलन हुआ। जी। और उस सम्मेलन में प्रारंभिक शिक्षा को एक आवश्यकता घोषित किया गया। तो अनुच्छेद 45 के कई संदर्भ में जो मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा, 4 दशकों तक तो इसको पूरा उपेक्षित किया गया। 1990 में ज्योमेटियन में विश्व का सम्मेलन हुआ, उसमें इसको एक शिक्षा को एक आवश्यकता घोषित किया गया और जब ये शिक्षा को एक आवश्यकता घोषित किया गया, उस समय 1990 में आचार्य राममूर्ति ने स्टेटमेंट दिया था और ये स्टेटमेंट उनकी नीति में है पैरा 6.1.3 में। जी। और ये कहा था कि अब समय आ गया है जब संविधान में उचित संशोधन लाकर शिक्षा को मौलिक अधिकार बना देना चाहिए। जी। लेकिन 1990 में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से फिर इस पर ज़्यादा परिचर्चा नहीं हुई। जी। जबकि 92 में एक फिर रिवाइज्ड पॉलिसी आई। जी, फिर उसी पॉलिसी की प्रिपरेशन के दौरान राममूर्ति को आचार्य राममूर्ति जी को विचार आया था कि अब उचित संशोधन ला करके इसको मौलिक अधिकार बना देना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मैं 1993 को एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ष मानता हूँ शिक्षा के अधिकार के क्षेत्र में। जी। और ये महत्वपूर्ण वर्ष इसलिए है कि JP उन्नीकृष्णन आंध्र प्रदेश से एक विचारक थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। जी। और इस ऐतिहासिक निर्णय ने आज हमको और आपको यहाँ पर बैठ पर चर्चा करने के लिए मजबूर किया है, रख दिया है। जी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे संदर्भ को एक अलग परिप्रेक्ष्य में देखा और ये कहा कि शिक्षा का अधिकार जो है वो राइट टू लाइफ, जीवन के अधिकार से इन्फर करता है, जुड़ा है। जी। और इसीलिए राइट टू लाइफ से राइट टू एजुकेशन इन्फर करती है। अब एक मजे की बात यह कि भारतवर्ष के उच्चतम न्यायालय से इस तरह का कथन और इस तरह के तमाम स्टेटमेंट्स देश के अन्य न्यायालयों से आने के बाद भारत सरकार ने गंभीरता से इस विषय पर सोचा और 1996 में एक सैकिया समिति का गठन किया। जी। सैकिया समिति का जो गठन किया, सैकिया समिति के गठन में समिति में पूरे देश के सभी प्रांतों के शिक्षा मंत्री उसके सदस्य बने और इस समिति ने अपना प्रतिवेदन 1997 में दिया। जी। और सैकिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय का और जो तमाम परिस्थितियां थीं, ऐतिहासिक संदर्भ थे, उनका अवलोकन करने के बाद सैकिया समिति ने भी कहा कि अब समय आ गया है कि शिक्षा के अधिकार के लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए और इसीलिए ये समिति 83वां संविधान संशोधन प्रस्तावित करती है। जी। सैकिया समिति ने 83वां संशोधन प्रस्तावित किया था। जी। लेकिन बीच में कुछ और कारणों के चलते अंततः संविधान का 86वां संशोधन बना, जो कि 2002 में भारत सरकार ने किया। उसमें हमारे संविधान में
अनुच्छेद 21A 21 का जी जोड़ा गया, जिसमें कहा गया ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है, मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। आशीष जी, आपने बहुत सही बात कही कि चूंकि आपने पूरा ऐतिहासिक वृत्तांत दिया 1882 से और 2002 तक, लंबे समय तक जो भी शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने को लेकर प्रयास होते रहे। इसके साथ ही जब आप 86वें संविधान संशोधन की बात करते हैं तो शिक्षा से संबंधित 3 महत्वपूर्ण पक्ष उस संविधान संशोधन का अंग रहे हैं। एक तो धारा 21A का जुड़ जाना, साथ ही धारा 45 का पुनर्परिभाषित होना। जी। तो मैं चाहता हूं कि आगे बढ़ने से पहले हम उन पक्षों पर भी थोड़ी चर्चा करें कि धारा 45 में किस तरह से पुनर्प्रस्तावना हुई जी। और किस तरह से मौलिक कर्तव्यों में जी। शिक्षा को जोड़ा गया, जी। क्योंकि ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमें लगता है कि 86वें संविधान संशोधन से जुड़े हैं और जिसने धीरे धीरे उस एक्ट को बनने के लिए प्रेरित किया जो एक्ट 2009 में जी लागू हो पाया। जी। जी जी हमारे संविधान का जो मौलिक अनुच्छेद 45 है, जी, पहले तो उसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि उस मौलिक अनुच्छेद 45 में ये कहा गया था कि 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर जन्म से 14 वर्ष तक शिक्षा की फ्री, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। जी। और सुप्रीम कोर्ट का जब निर्णय आया यूनिकृष्णन के केस में, तो उसमें भी उम्र को लेकर के और किसी पीरियड को, काल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी अपना टिप्पणी नहीं की। जी। सैकिया कमेटी ने भी इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जब ये आर्टिकल 21A बना तो इसमें ये जो व्यवस्था थी वो जन्म से 14 वर्षों की उसको 6 से 14 वर्ष कर दी। जी। और जिस समय ये 6 से 14 वर्ष की, उस समय जन्म से लेकर के 6 साल के जो बच्चे थे, 6 साल तक के जो बच्चे थे, वो शिक्षा के अधिकार के क्षेत्र से बाहर हो गए। जी जी। और इसीलिए उनको फिर धारा 45 का अंग फिर से बना दिया गया। प्रस्ताव मतलब वो फिर से एक नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा बनकर रह गए। जी हाँ। जी। अब उसके ऊपर फिर से जो है हमारा पुनर्विचार चल रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं शिक्षा के अधिकार अधिनियम की, जो 2009 में पारित हुआ और 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। जी। उसके विषय में बहुत सारी चर्चाएं की जा सकती हैं, बट हम ये जानना चाहते हैं कि उसके वो कौन से मुख्य बिंदु थे, वो कौन से मुख्य बिंदु थे जो शिक्षा की दशा और दिशा को बदलने में एक क्रांतिकारी परिवर्तन के तौर पर सामने आए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम की जो आधारभूत समझ है जी, वो हमारे लर्नर्स को होनी चाहिए। और इसके लिए मैंने पूरे शिक्षा के अधिकार अधिनियम को मुख्यतः 10 बिंदुओं में इसको बांटा है। ठीक। और कोशिश ऐसी की है कि ये बिंदु इस तरह से हों जिसको हमारा लर्नर आसानी से अधिनियम के साथ उसका तारतम्यता उसकी स्थापित कर सके। जी जी। तो शिक्षा के अधिकार के अधिनियम की जो आधारभूत समझ है, उसमें सबसे पहला बिंदु है कि ये जो अधिकार है, ये शिक्षा को, अधिनियम है, ये शिक्षा को मुफ्त बनाती है। और इस बात को देखने के लिए अगर आप अधिनियम खोल करके रखें सामने और देखें जी, तो हमारे अधिनियम का शीर्षक और उद्देश्य अनुच्छेद 2(2)B और 8A और 3(2), ये 3 अनुच्छेद शीर्षक और उद्देश्य इस बात की, इस बिंदु की कि शिक्षा को मुफ्त बनाती है, इस पर चर्चा करते हैं। जी जी जी। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में दूसरा बिंदु जो है वो है राज्य के लिए शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य बनाती है। राज्य की जिम्मेदारी। अब ये जिम्मेदारी है जी, और अब ये जस्टिसेबल है जी। अब आप अगर राज्य नहीं करता है तो आप उसको न्याय के मंदिर में चुनौती दे सकते हैं जी। तो राज्य के लिए शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य बनाती है, ये दूसरा बिंदु है इसका। और इस बिंदु को आप बहुत ही आसानी से शीर्षक में अनुच्छेद 2A, 2H, 3(1), 4, 5(1), 5(2), 6, 7, 8, 9 जो हमारा अधिनियम है, इसके जो अनुच्छेद हैं, ये इसमें आप बहुत ही आसानी से इसको इन्फर कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये कि राज्य का जो कर्तव्य है, जो राज्य की जिम्मेदारी है, शिक्षा को प्रदान करना, उसको लेकर केवल एक जगह नहीं, पूरे अधिनियम में कई जगह और बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि ये राज्य की जिम्मेदारी है, राज्य को इसे पूरा करना पड़ेगा। जी हाँ। तो मैंने इसको पूरे अधिनियम में जिन जिन अनुच्छेदों में देखा उसका यहाँ पर जिक्र किया। अच्छा है जी। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको मैं यहाँ पर जिसकी चर्चा करना चाहूँगा वो है संवैधानिक मूल्यों के अनुसार पाठ्यचर्या।
हमारी जो पाठ्यचर्या हो वो संवैधानिक मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में हो, उनके संदर्भ में हो। और इस बात को बहुत ही आसानी से अनुच्छेद में, अधिनियम के अनुच्छेद 7, 6A, C, 29(1), 29 सेक्शन सब सेक्शन 2 से H तक में आप इसको आसानी से देख सकते हैं, जिसमें बार बार ये जिक्र किया जा रहा है कि हमारी जो पाठ्यचर्या हो वो संवैधानिक मूल्यों के संदर्भ में ही हो। वो तो संविधान की प्रस्तावना से ही स्पष्ट हो जाता है कि भारत में जो संवैधानिक मूल्य हैं, चाहे वो समता का मूल्य है, समानता का मूल्य है, न्याय का मूल्य है, रक्षा का मूल्य है, सबको एक बराबर अधिकारों देने का मूल्य है, तो इस तरह के मूल्य हमारे पाठ्यचर्या में निरंतर आते रहने चाहिए ताकि मूल्य निर्माण पाठ्यचर्या के साथ साथ चलता रहे। और इसकी बात पूरी तरह से इस एक्ट में कई जगहों पर इस तरह से उसको मेंशन किया गया है। जी। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में चौथा महत्वपूर्ण बिंदु जो मैं देखता हूं वो ये है कि ये जो अधिकार का अधिनियम है ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षक सुनिश्चित करती है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। भारत में प्राथमिक शिक्षा की जो वर्तमान स्थिति है और अब तक की जो स्थिति रही है उसमें अधिकांश समय जब भी चर्चाएं होती हैं तो यही बिंदु निकल कर आते हैं कि या तो शिक्षक नहीं है, या विद्यालयों में शिक्षक हैं तो वे प्रशिक्षित नहीं हैं, यदि वे प्रशिक्षित हैं तो उनका प्रशिक्षण एक ही बार हुआ है, उसके बाद कभी नहीं हुआ है, एक ही अध्यापक कई कक्षाओं को पढ़ा रहा है। तो ये सारे जो विषय हैं जो शिक्षकों की संख्या और शिक्षकों की योग्यता दोनों से जुड़े हैं, इस पर भी आपका कहना है कि इस शिक्षा के अधिकार अधिनियम में बहुत स्पष्टता के साथ बहुत ही स्पष्टता के साथ कहा गया है कि ये अधिनियम गुणवत्तापूर्ण शिक्षक सुनिश्चित करती है। और आप इस अधिनियम में इसको अनुच्छेद 21, 1, 2, 3, 24, 1, 2, 3, 29, 25, 1, 2, 26, 27 और 28 इसमें बहुत ही क्लियरली और कैटेगोरिकली इसको आप इसमें देखा जा सकता है। जी जी। इस महत्वपूर्ण बिंदु के बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो अगला बिंदु है मुझे लगता है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसमें ये अधिकार का अधिनियम जो है विद्यालय के लिए मानक परिभाषित करता है कि विद्यालय कैसा होना चाहिए। तो इसमें विद्यालय में न्यूनतम इंफ्रास्ट्रक्चर, जो संरचनात्मक ढांचा कैसा होना चाहिए, वहाँ अध्यापकों की संख्या क्या होनी चाहिए, इन सब पर भी बात की गई। इस पर बात की गई और इसके लिए बाकायदा मानक परिभाषित किया गया है। तो उससे किसी भी राज्य में जो एम्बिग्विटी है उस एम्बिग्विटी को दूर करने में मदद मिलेगी। और बहुत ही आसानी से अगर आप देखना चाहें तो सेक्शन 18 अनुच्छेद 18, 19, 21A, 22(2) और 29(2) एंड H ये सारे अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार अधिनियम में विद्यालय के मानक को परिभाषित करते हुए हैं। जी। इसके बाद जो अगला बिंदु है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम सामाजिक सुधार के लिए प्रावधान करती है। अच्छा, सामाजिक सुधार के लिए भी प्रावधान शिक्षा के अधिकार अधिनियम में किए गए। ये किन किन सेक्शंस में किए गए और उसमें क्या है? आप देखना चाहें तो 12(1), 12(3) और 13 जी इसमें इसको रखा गया, जिसमें किसी भी तरह की असमानता, लैंगिक भेद और तमाम तरह के जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं उनका और शिक्षा के क्षेत्र में समुदाय का क्या भूमिका है इसको परिभाषित किया गया है। जी। अगला बिंदु जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और अभी पिछले दिनों हमने एक गुड़गांव में एक हादसा भी देखा, उसके परिप्रेक्ष्य में ये बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। जी, बाल अधिकार संरक्षण की बात की गई। जी जी जी। तो इस अधिकार को आप पूरे अधिनियम में कई जगह पर इसकी चर्चा है, जिसको आप अनुच्छेद 8A, 8(2), 10, 16, 17, 29, 2 और G, 31 संविधान के इन अनुच्छेदों में आप बच्चे की सुरक्षा से संबंधित के इन अनुच्छेदों में हम इसको देखा जा सकता है। जी। अगला जो बिंदु है वो मुझे लगता है कि भारत जैसे देशों के लिए जहाँ इतनी विविधता और इतना उतार चढ़ाव है, उस देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है ये पूरी प्रक्रिया को, शिक्षा की पूरी प्रक्रिया को आसान बनाती है। जी। और इस बात को हम अनुच्छेद 5(1), 5(2), 14 और 15 में देख सकते हैं। और ये जो आसान बनाने की बात मैं कर रहा हूँ, आसान बनाने की बात ये है जिसमें विद्यालय पहले आपका अगर एज प्रूफ नहीं है, आपका उम्र का प्रमाणिकता सर्टिफिकेट नहीं है और इसके आधार पर प्रवेश नहीं देते थे, स्थानांतरण प्रमाण पत्र नहीं है, तब प्रवेश नहीं देते थे। तो बहुत सारी जो अड़चनें थी उनके ऊपर शिक्षा का अधिकार अधिनियम बहुत ही स्पष्टता से अपनी बात रखी है। जी। इसके बाद फिर वही बात है कि भारत जैसे समुदाय, भारत जैसे देश के लिए जो एक अलग इम्पोर्टेंट बात है, अलग महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि
शिक्षा का अधिकार अधिनियम आम आदमी को शक्ति प्रदान करता है। जी। खास करके हमारी जो आरंभिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा है, उसमें आम आदमी को शक्ति प्रदान करने से विद्यालय और समुदाय के विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है। और आम आदमी को जो शक्ति प्रदान करता है, इसको आप शिक्षा के अधिकार अधिनियम में अनुच्छेद 9 और 21 में आसानी से देखा जा सकता है। जी। और आप देखें इस शक्ति को प्रदान करने में उन्होंने एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंधन समिति की बात की है, जिसमें उन्होंने कई तरह से उसके काम भी बताए हैं। और उसका सबसे बड़ा काम है विद्यालय योजना बनाना, स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाने का। जी हाँ, यानी कि समुदाय की पूरी तरह से भागीदारी है अब विद्यालय कैसे आगे बढ़ेगा ये निर्धारित करने में। और इस विद्यालय की इस प्रबंधन समिति में कोई हेर फेर ना होने पाए, इसलिए उन्होंने समिति का जो एक संरचनात्मक प्रारूप है वो भी स्पष्ट कर दिया। हाँ, ये भी स्पष्ट किया है कि कितने, वो केवल उन्हीं बच्चों के माता पिता होंगे जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे होंगे, उसमें महिलाओं की प्रतिशतता कितनी होगी, अन्य जातियों की, अनुसूचित जातियों की, जनजातियों की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। तो ये तो अच्छी बात है, उससे एक विविधता भी आती है और विभिन्न पक्षों के जो विचार हैं वो उसमें समाहित किए जा सकते हैं। अब इस पूरी प्रक्रिया में आखिरी बिंदु जिसको भी महत्वपूर्ण मानता हूं, और वो ये है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम परीक्षा के उत्पीड़न को कम करता है। हालांकि ये एक बड़ा चर्चा का विषय है, लेकिन जब ये अधिकार अधिनियम आया था तो परीक्षा के उत्पीड़न को, जो मौलिक इसका जो प्रारूप था, परीक्षा के उत्पीड़न को कम करता हुआ था, जिसको आप सेक्शन 29(1)(h), 31, 32 में आसानी से देख सकते हैं। जी जी जी। तो ये आपने पूरे जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम में तमाम बातें की गई हैं उनको 10 मूल बिंदुओं के अंतर्गत समाहित करने की कोशिश की, ताकि किस किस पक्ष की बात किस किस अनुच्छेद में, किस किस धारा में की गई है उसके विषय में। ये चर्चा इस संदर्भ में थी कि हमारा जो लर्नर है वो शिक्षा के अधिकार अधिनियम का जो प्रारूप है, उस प्रारूप को आसानी से समझ सके। जी जी। इस अधिनियम में महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हैं? ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, ये कई प्रावधान करता है। जी। जैसे पहला प्रावधान अगर मैं कहूँ, किसी पड़ोस के स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चे का अधिकार होगा। पड़ोस का स्कूल होना चाहिए जी, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण बात है जी। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें ये है, ये स्पष्ट करता है कि अनिवार्य शिक्षा का तात्पर्य 6 से 14 आयु समूह के प्रत्येक बच्चे से निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने और अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए उचित सरकार की बाध्यता से है। जी, यहाँ पर सरकार की बाध्यता है। जी। निःशुल्क का तात्पर्य यह है कि कोई भी बच्चा प्रारंभिक शिक्षा को जारी रखने और पूरा करने से रोकने वाली फीस या प्रभारों या व्ययों को अदा करने का उत्तरदायी नहीं होगा। और ये बात उसके अधिकार में आती है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, यह गैर प्रवेश दिए गए बच्चे के लिए उचित आयु कक्षा में प्रवेश किए जाने का प्रावधान। एज अप्रोप्रिएट क्लासरूम का कॉन्सेप्ट करता है। जैसे कोई बच्चा यदि 6 वर्ष का उसको कक्षा 1 में जाना चाहिए, लेकिन अगर वो 8 साल तक किसी विद्यालय में नहीं जा पाया है और वो अगर 8 साल या 9 वर्ष की आयु में वो विद्यालय में प्रवेश लेता है तो उसका प्रवेश कक्षा 1 में नहीं होगा, बल्कि उसकी आयु के अनुरूप जो कक्षा होनी चाहिए, कक्षा 2 या कक्षा 3, उसका उसमें प्रवेश होगा। और विद्यालय अतिरिक्त प्रयास करेगा उस बच्चे के साथ ताकि उसको एक निर्धारित समय में उस स्तर तक लाया जा सके। बिल्कुल। इसी प्रक्रिया में अगला जो महत्वपूर्ण इसका प्रावधान है वो ये है कि यह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने में उचित सरकारों, उचित सरकारों का मतलब यहाँ पर राज्य सरकार, लोकल निकाय, नगर निगम, स्थानीय निकाय, स्थानीय प्राधिकारी और अभिभावकों के कर्तव्यों और दायित्वों और केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय और अन्य जिम्मेदारियों को विनिर्दिष्ट करता है, स्पष्ट करता है जी, कि राज्य की जिम्मेदारी क्या है, केंद्र की जिम्मेदारी क्या है, स्थानीय निकाय की जिम्मेदारी क्या है जी। विद्यालय में बच्चे को लाना है तो किसकी जिम्मेदारी है, विद्यालय बनाना है तो किसकी जिम्मेदारी है, शिक्षक की नियुक्ति किसकी जिम्मेदारी है, शिक्षक का प्रशिक्षण किसकी जिम्मेदारी है। तो इन सारे पक्षों पर स्पष्टता इस एक्ट में लाई गई जी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, यह अन्य चीज़ों के साथ साथ छात्र शिक्षक अनुपात, भवन और अवसंरचना, स्कूल के कहना चाहिए कार्य दिवस, कितने दिन स्कूल न्यूनतम खुलना चाहिए, शिक्षक के कार्य के घंटों में से संबंधित मानदंडों और मानकों को निर्धारित करता है जी।
अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, यह राज्य या जिले अथवा ब्लॉक के केवल औसत की बजाय प्रत्येक स्कूल के लिए रखे जाने वाले छात्र और शिक्षक के निर्दिष्ट अनुपात को सुनिश्चित करके अध्यापकों की तैनाती के लिए प्रावधान करता है जी। इस प्रकार यह अध्यापकों की तैनाती में किसी शहरी ग्रामीण संतुलन को सुनिश्चित करता है। अच्छा। यह 10 वर्षीय जनगणना, स्थानीय प्राधिकरण, राज्य विधानसभा और संसद के लिए चुनाव और आपदा राहत को छोड़कर गैर शैक्षिक कार्य के लिए अध्यापकों की तैनाती का भी निषेध करता है। जी, अब वो टीचिंग के अलावा और अन्य कार्यों में नहीं लगाए जा सकते, केवल कुछ कार्य हैं। आपदा प्रबंधन, कुछ आपदा आ जाए तब है, या जो 10 वर्ष में एक बार जनगणना होती है वो है, या चुनाव की ड्यूटी है। इन 3 को छोड़ करके वो उनको और किसी काम में अध्यापकों को नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि अध्यापकों की अक्सर शिकायत रहती थी कि वो और सारे काम करते रहते हैं, इसलिए विद्यालय में पढ़ाने के लिए उनको समय कम मिल पाता है। जी। अगली इस प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए, ये उपयुक्त रूप से शैक्षिक योग्यताओं के साथ प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति के लिए प्रावधान करती है। जी, टीचर्स को ट्रेंड होना चाहिए, इस पर बहुत ज्यादा बल दिया गया है। जी। और इसी प्रावधान पर अभी कुछ संशोधन भी आ रहा है। जी। कुछ और छोटे-छोटे बिंदु हैं जिसके ऊपर चर्चा करना चाहूंगा। संक्षेप में हमें चर्चा कर लेनी चाहिए ताकि वो बिंदु छूट ना जाए। और ये है कि शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न, बच्चे के प्रवेश के लिए अनुवीक्षण प्रक्रियाएं, प्रति व्यक्ति शुल्क, अध्यापकों द्वारा निजी ट्यूशन और बिना मान्यता के स्कूलों को चलाना निषिद्ध करता है। ये सब नहीं हो सकता है इसमें। बिल्कुल सही। ये संविधान के प्रतिस्थापित मूल्यों के अनुरूप पाठ्यक्रम के विकास के लिए प्रावधान करता है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने आगे की थी। जी। जो बच्चे के समग्र विकास, बच्चे के ज्ञान, संभाव्यता और प्रतिभा निखारने तक बच्चे की मित्रवत प्रणाली एवं बच्चा केंद्रित ज्ञान प्रणाली के माध्यम से बच्चों को डर, चोट, चिंता से मुक्त बनाने के लिए सुनिश्चित करेगा। जी। अधिनियम। तो मुझे लगता है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम में बहुत विस्तार से, और जो शिक्षा से जुड़ी मुख्य चिंताएं थीं, चाहे वो विद्यालयों की संख्या हो, विद्यालयों की स्थापना हो, विद्यालयों की अवसंरचना हो, शिक्षकों की तैनाती हो, शिक्षकों का प्रशिक्षण हो, जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे इस विद्यालय से बाहर हैं, उनको विद्यालय में कैसे लाया जाए, विद्यालय में उनको केवल लाया ना जाए बल्कि उनकी गुणवत्ता शिक्षा की कैसे सुनिश्चित की जाए, उसमें समुदाय की भागीदारी कैसे लाई जाए, उसके साथ राज्य सरकार के क्या दायित्व हैं, स्थानीय निकाय के क्या दायित्व हैं, केंद्र सरकार के क्या दायित्व हैं, यदि इस अधिकार को लागू करने के लिए जो वित्तीय व्यवस्थाएं हैं उसमें केंद्र सरकार की क्या भूमिका है, राज्यों की क्या भूमिका है, और साथ ही विद्यालय के विकास की योजना बनाने में स्थानीय समुदाय की भागीदारी क्या है। ये वो महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर इस में बहुत विस्तार से और स्पष्ट तौर से चर्चा की गई है। मुझे लगता है कि इन प्रावधानों पर और विस्तार से आगे बात करने की ज़रूरत है, जिसको हम आगे बात करेंगे। आपने संक्षेप रूप में पूरे एक्ट को, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, उसके सभी मुख्य प्रावधानों को यहाँ रखा चर्चा के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तान के हर कोने में नौजवानों के पास प्रतिभा है, उन्हें अवसर चाहिए। NIOS देता रहा है युवाओं को अवसर आगे बढ़ने का। NIOS से पढ़ने वाले इन युवाओं ने किया है संस्थान को गौरवान्वित। दिव्यांगों ने बन के दिखाया है सबल और आत्मनिर्भर। NIOS के साथ आप भी जुड़िए NIOS के संग। हिंदुस्तान के हर कोने में नौजवानों के पास प्रतिभा है, उन्हें अवसर चाहिए। NIOS देता रहा है युवाओं को अवसर आगे बढ़ने का। NIOS से पढ़ने वाले इन युवाओं ने किया है संस्थान को गौरवान्वित। दिव्यांगों ने बन के दिखाया है सबल और आत्मनिर्भर। NIOS के साथ आप भी जुड़िए NIOS के संग।